हेलो केदार सर। हेलो, प्लीज अनम्यूट। केदार सर प्लीज अनम्यूट कीजिए। जी, आपको स्लाइड विजिबल है? हाँ, स्लाइड विजिबल है मेरे को। ओके, लेट्स स्टार्ट देन। एक्वाटॉक के इस 19वें सत्र में मैं अंकिता पाटिल जल जीविका से हमारे अतिथि वक्ता और सभी प्रतिभागियों का स्वागत करती हूँ। जल जीविका एक सामाजिक उद्यम है जो ग्रामीण भारत में जलीय आजीविका को बढ़ावा देने, खाद्य और पोषण सुरक्षा को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। जल जीविका का सार जल स्रोतों की उत्पादक क्षमता को बढ़ाकर रोजगार के अवसर बढ़ाने और गरीबी को कम करने में निहित है। हम इन एक्वाटॉक सत्र का आयोजन इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2022 के थीम पर कर रहे हैं। तो आज के एक्वाटॉक सत्र का विषय है लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज इन ब्रैकिश वाटर्स, यानी कि नीम खारे पानी में आजीविका के अवसर। इस विषय के बारे में हमें मार्गदर्शन करने के लिए अतिथि वक्ता श्री केदार पालव जी हमारे साथ है। श्री केदार पालव जी ने यूएनडीपी परियोजना के साथ मैंग्रोव फाउंडेशन में अपना काम शुरू किया। उन्होंने सिंधुदुर्ग जिले में इस परियोजना के तहत कार्यान्वित विभिन्न मछली पालन पद्धति में काम किया है। परियोजना के पूरा होने के बाद 21 सितंबर 2018 से उन्होंने मैंग्रोव फाउंडेशन के तहत सिंधुदुर्ग जिले की मैंग्रोव संरक्षण और आजीविका उत्पादन योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने आजीविका विशेषज्ञ के रूप में काम करना शुरू कर दिया। अब तक उन्होंने सिंधुदुर्ग में केकड़ा पालन, पर्ल स्पॉट और सीबास केज कल्चर, ऑयस्टर पालन, सजावटी मछली प्रजनन, मैंग्रोव पर्यटन, मछली और केकड़ा नर्सरी जैसी कई पहलुओं का सफलतापूर्वक लागू किया है, जिससे योजना के लाभार्थियों को बहुत ही आर्थिक आय भी मिली है और फायदा भी हुआ है। उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण की भूमिका भी निभाई है और हमेशा जागरूकता कार्यक्रमों में शामिल भी रहते हैं। उन्हें उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मैंग्रोव फाउंडेशन से पुरस्कृत भी किया गया है। मैं आपका स्वागत करती हूँ सर, और अब बिना किसी देरी किए हम सेशन की तरफ बढ़ते हैं। ओवर टू यू सर। थैंक यू। आवाज आ रहा है मेरा? यस सर, यस। नमस्कार, मेरा नाम केदार पालव है। मैं महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मैंग्रोव सेल और मैंग्रोव फाउंडेशन के अंडर लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट करके सिंधुदुर्ग जिला में काम कर रहा हूँ। और ये जो आज का विषय जो दिया है मुझे आपने, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज इन ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर एंड मैंग्रोव एरियाज के अंदर, जो हम हमारी योजना के अंदर सिंधुदुर्ग और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, इसके बारे में बात करने के लिए, इसलिए मैं जल जीविका और का ये जो कार्यक्रम है उसका मैं शुक्रिया करता हूँ कि आज उन्होंने मुझे इधर बात करने के लिए अपॉर्चुनिटी दी है। ठीक है, तो मैं आज मेरे सब्जेक्ट से शुरुआत करने से पहले मैं मैंग्रोव्स के बारे में थोड़ा और हमारी योजना के बारे में थोड़ा बोलना चाहूँगा। एक्चुअली मैंग्रोव्स जो है, जो ब्रैकिश वाटर एरिया में, जहाँ पर 5 पीपीटी से 35 पीपीटी क्षारता का जो पानी रहता है और समुद्र, नदी और समुद्र का जहाँ संगम होता है, उस क्षेत्र में मैंग्रोव, तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वनस्पति जो है उसका मतलब वहाँ पे वो वनस्पति बढ़ती है। ये क्षेत्र जो खारे पानी का क्षेत्र रहता है, इस क्षेत्र में ये वनस्पति बढ़ती है, तो इसका महत्व उतना ही इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि वो जो खारे पानी का क्षेत्र है, वहाँ पे बढ़ने के लिए उन्होंने खुद का एक नई जीवन शैली निर्माण की है। और इस जीवन शैली के अंदर विविध जैसे विविध प्राणियों का भी वास्तव्य रहता है, जैसे पंछी होंगे, जलचर होते हैं जैसे मछली, केकड़ा, झींगा और सी ऑटर्स, इस तरह के जो प्राणी जो रहते हैं, उनका भी यहाँ पे वास्तव बहुत बड़े पैमाने में रहता है, तो उनके संरक्षण के लिए भी ये वनस्पति बहुत मदद करती है। 2004 में जो सुनामी और तूफानों का जो 2004 से जो तूफान और सुनामी के वजह से मैंग्रोव्स का इम्पोर्टेंस पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इस हिसाब उसके लिए 2011 से महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने
मैंग्रोव सेल का महाराष्ट्र का भारत का जो पहला राज्य है जिन्होंने मैंग्रोव सेल शुरुआत किया है भारत में। और 2013 से 2017 तक यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर यहाँ पे बहुत सारे लाइवलीहुड एक्टिविटीज जो मैंग्रोव्स के क्षेत्र में किए जा सकते हैं, तो उनका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे किया गया था। उसमें ये प्रोजेक्ट के अंदर भारत के जो ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट है, जैसे सीबा है, CMFR है, RGCA है, NBFGR है, ये सब इंस्टीट्यूट ने भी यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स है एक्वाकल्चर से रिलेटेड जो मैंग्रोव एरिया में हो सकते हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे किया था। और 2017 से ये जो पायलट प्रोजेक्ट है, ये पायलट प्रोजेक्ट को 2017 से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मैंग्रोव कंजर्वेशन एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट स्कीम के अंडर मैंग्रोव फाउंडेशन के साथ मिलकर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट किया है। और जो पहला ये जो प्रोजेक्ट था UNDP प्रोजेक्ट, वो सिर्फ सिंधुदुर्ग जिले के लिए था। उसके बाद ये तटीय क्षेत्र के महाराष्ट्र के जो 5 ही जिले हैं, तो उनमें ये इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो इस योजना के अंतर्गत हम जो तटीय क्षेत्र के विलेजेस है उसमें कमिटी फॉर्म करते हैं, उधर के जो लोकल लोग हैं उनका मैंग्रोव प्रोटेक्शन के लिए मदद लेते हैं, और उसके बदले में हम उन लोगों को ये लाइवलीहुड एक्टिविटीज है वो हमारे योजना के अंतर्गत देते हैं। तो इस योजना के अंतर्गत जो लाइवलीहुड एक्टिविटीज है उसमें पहला मेन खेकड़ा पालन एक है, उसके बाद केज कल्चर है, बाद में ऑयस्टर कल्चर है, मसल कल्चर है और मरीन ऑर्नामेंटल फिश कल्चर है। तो ये एक्वाकल्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स है। और इको टूरिज्म का भी जो मैंग्रोव इको टूरिज्म है वो भी एक प्रोजेक्ट इसके अंदर है। तो पहला खेकड़ा पालन जो है, स्लाइड नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। हेलो। Yes, yes. Subodh sir, next slide. खेकड़ा पालन जो है उसमें हम 2 भाग में उसको डिवाइड किया है। एक जो है वो क्रैब का खेकड़ा का जो नर्सरी है वो एक प्रोजेक्ट है। और नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट। थैंक यू। जो क्रैब नर्सरी है और क्रैब कल्चर, ये 2 भाग में हमने इसको डिवाइड किया है। एक्चुअली क्रैब का जो सीड है वो ऑल ओवर भारत में एक ही जगह पे मिलता है, जो RGCA का हैचरी है तमिलनाडु में, तुड़वाई करके विलेज है, वहाँ पे उनका हैचरी है। तो वहाँ पे आधा सेंटीमीटर साइज का खेकड़े का बीज उपलब्ध होता है। वो पूरे भारत में एक ही हैचरी अभी भी अभी अपने यहाँ पे भारत में उपलब्ध है। तो वहां से आधा सेंटीमीटर साइज का केकड़ा लग के डायरेक्ट हम कल्चर के लिए यूज नहीं कर सकते, तो उसको नर्सरी करना इम्पोर्टेंट है। तो जो तालाब खाड़ी क्षेत्र में पहले 2005 के पहले बने हुए थे, तो उनसे हमने मदद लेके नर्सरी किया है। नर्सरी के लिए प्लीज। हाँ, ये जो आधा सेंटीमीटर साइज का क्रैब इंस्टार बोलते हैं उसको, वो हैचरी का लास्ट प्रोडक्ट रहता है, जो टुडवाई करके जो विलेज है वहां से निकल रहा है। और पूरे भारत में जहाँ जहाँ केकड़ा पालन करते हैं, जहाँ पे नर्सरी करते हैं, इसके लिए वो यूज करते हैं। नेक्स्ट, ये RGCA का नर्सरी साइट है जहाँ पे वो इंस्टा टू क्रैबलेट भी प्रोडक्शन करते हैं और क्रैबलेट भी सेल आउट करते हैं। पर उनका फैसिलिटी में इतना ज़्यादा बड़े पैमाने में वो प्रोडक्शन नहीं कर पाते, तो हम बाकी के जो फार्मर्स हैं उनको भी वो नर्सरी करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो फिर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वो ये सब करना जरूरी है हमको। नेक्स्ट। हाँ, तो RGCA से जो क्रैब इंस्टार आता है वो 1/2 सेंटीमीटर साइज का पॉलीथीन बैग में ऑक्सीजन पैकिंग के साथ, हाइड्राउट्स के साथ आता है। वो फ्लाइट से हर जगह पे पहुंचा जाता, अगर पास रहेगा तो वो बाय रोड भी जाता है, और यहाँ सिंधुदुर्ग में और यहाँ महाराष्ट्र में वो बाय फ्लाइट आता है। नेक्स्ट, कार्टून बॉक्स में पैक करके वो बेचते हैं। एक बैग में 250 नंबर्स का पैकिंग रहता है, ऐसे 500 पर बॉक्स का पैकिंग उनका रहता है। नेक्स्ट, अभी जो नर्सरी रेयरिंग के लिए है उसको हाफ एकड़ या हाफ एकड़ से थोड़ा कम रहेगा तालाब, वो भी नर्सरी के लिए सुटेबल रहता है। और ये जो अभी जो नेट का केजेस दिख रहे हैं उसको हाफा कहते हैं। 5 मीटर बाय 4 मीटर बाय 1 मीटर साइज का रहता है। 20 mm उसका मेश साइज रहता है। तो इस 1 मीटर के हाइट वाले तालाब में
ये हापा लगा बाम्बू के सपोर्ट से हम हापा लगाते हैं और उसको ऊपर से सिल्पोलिन शीट लगाते हैं। जो क्रैब है वो ऊपर चढ़ के बाहर निकल नहीं जाना चाहिए, इसलिए उसको सिल्पोलिन शीट लगाते हैं। और एक हापा में 500 नंबर्स क्रैब इंस्टर का स्टॉकिंग हम करते हैं। और पर डे उसको 2 टाइम फीडिंग होता है, अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग को उसको फीडिंग रहता है। और 1 एकड़ तालाब के अंदर हम 40 हापास उसमें लगा सकते हैं। 40 हापास का कल्चर हम कर सकते हैं। क्रैब्स है वो कैनाबोलिस्टिक नेचर होने की वजह से एक दूसरे को, मतलब सॉफ्ट क्रैब रहेगा जब वो शेल डालते हैं तो एक दूसरे को खाने का उनका जो ये रहता है बिहेवियर रहता है, उससे प्रोटेक्शन होने के लिए उसको हाइडआउट्स दिए जाते हैं। तो हाइडआउट्स के लिए ये शेड नेट का हम पुल बनाते हैं और पीवीसी पाइप साइज के हिसाब से हम हाइडआउट्स के लिए हापा के अंदर डालते हैं। और नेक्स्ट, और कैनाबोलिस्टिक नेचर होने की वजह से कैनाबोलिज्म को कंट्रोल करने के लिए हमको 15 डेज के बाद उनका ग्रेडिंग करना जरूरी है। जो छोटा बड़ा साइज केकड़ा रहेगा उसको अलग निकालेंगे तो ग्रोथ भी मिलता है और अपना सर्वाइवल में भी अच्छा रहता है। इसलिए 15 डेज बाद ग्रेडिंग करके छोटी साइज बड़ी साइज ऐसे सेपरेट करके फिर से स्टॉक करने पड़ती है। और जब हम ग्रेडिंग करते हैं उसी टाइम हम सैम्पलिंग भी करते हैं। सैम्पलिंग में उसका पैराफेज विड्थ और वेट, ये 2 चीज़ें हम लेते हैं क्योंकि उस हिसाब से हम उसको फीडिंग करते हैं। इसमें फीडिंग जो रहता है वो 100% से हम बॉडी वेट के 100% से स्टार्ट करते हैं और लास्ट में उसको 10% तक रहता है। ये कल्चर पीरियड टोटल 30 टू 40 डेज का रहता है। नेक्स्ट, उसको ग्रेडिंग करने के लिए वो शेड नेट से निकल के हमको उसको सेपरेट निकाल के ग्रेडिंग करना पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड। क्रैब इंस्टर जो है वो बहुत छोटी साइज होने की वजह से उसको हम फीड जो देते हैं वो प्योर फ्लेश देना पड़ता है। तो उसका जो मछली रहता है उसका स्केल स्किन और स्पाइन जो रहता है वो उसको निकल के हमको उसको फ्लेश को मैश करके फीडिंग करना पड़ता है। तो उसको ये ऐसे इसी तरह से फ्लेश को निकल के फीडिंग हम करते हैं। 2 टाइम करते हैं, सुबह और शाम को। वो सुबह रहता है वो 40% रहता है, शाम को 60%, क्योंकि वो नॉक्टर्नल फीडर होने की वजह से सुबह थोड़ा फीड कम लेते हैं, शाम को ज़्यादा लेते हैं। तो उसको हम 40-60 के हिसाब से उसको सेपरेट ग्रेड करके हम फीडिंग करते हैं। नेक्स्ट, ये हार्वेस्टिंग साइज है नर्सरी का। ये 30 टू 40 डेज में हमको मिलता है। इसको क्रैबलिक्स बोलते हैं और मैच बॉक्स साइज भी बोलते हैं क्योंकि वो मैच बॉक्स साइज के साइज वाला रहता है इसलिए। और उसको ये ओनियन बास्केट में पैक करते हैं। एक बास्केट में 150 टू 200 नंबर्स पैक करते हैं, जितना ट्रैवलिंग रहेगा उस हिसाब से वो पैकिंग रहता है। और ये जो साइज है वो हम जो तालाब में कल्चर करने वाले फार्मर्स है उनके लिए ये साइज रहता है जो डायरेक्ट तालाब में उसका स्टॉकिंग कर सकते हैं। पर जो हम जो ये भी स्कीम यहाँ पे ये कर रहे हैं तो उसमें हमको मैंग्रोव पेन में करना होता है। तो मैंग्रोव पेन में हम ये साइज डायरेक्टली नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो ओपन एरिया रहता है। हाई टाइड लो टाइड का पानी के वजह से वाटर पैरामीटर चेंज होता रहता है। ये छोटे क्रैब उतना सर्वाइव नहीं करते। यूएनडीपी प्रोजेक्ट में हमने जो पायलट प्रोजेक्ट में जो ट्रायल्स लिए थे उसमें हमको 30 to 40% सर्वाइवल ही मिलता था। तो हमने जो भी इस योजना के अंदर जो प्रोजेक्ट चालू किए उसके लिए हमने 30 टू 40 ग्राम साइज का क्रैब जुवेनाइल साइज हम स्टॉक करते हैं। तो इसमें और एक फेज हम ऐड कर देते हैं जुवेनाइल रेयरिंग का, जो क्रैबलेट टू जुवेनाइल करते हैं। उसको हम 3 मंथ्स और रेयर करते हैं क्रैबलेट्स के बाद। तो उसको हम 30-40 ग्राम साइज हम डायरेक्टली पेन में स्टॉक कर सकते हैं इसलिए। नेक्स्ट, ये साइज क्रैबलेट्स है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अभी क्रैब कल्चर में जो है उसमें 2 वैरायटी क्रैब का एक्चुअली 2 वैरायटीज हमारे पास मिलता है पूरे कोस्ट में, पूरे भारत के तटीय क्षेत्र में। तो एक है सिल्ला सेराटा और सिल्ला ओलिवेशिया। ओलिवेशिया जो उसको रेड क्रैब बोलते हैं, सिल्ला सेराटा को ग्रीन क्रैब बोलते हैं। ग्रीन क्रैब जो है उसको एक्सपोर्ट डिमांड ज्यादा है, उसका ग्रोथ भी थोड़ा फास्ट है। तो कल्चर के लिए हम सिल्ला सराटा, और इसका सीड भी हमको सिल्ला सराटा का ही आरजीसी के पास मिलता है। तो हमने उसको सिलेक्ट किया है और उसको कल्चर करके पूरे भारत में कल्चर के लिए सिल्ला सेराटा का कल्चर करते हैं। और वाइल्ड कलेक्शन वाला जो क्रैब रहता है तो उसको सिल्ला ओलिवेशिया यूज किया जाता है। नेक्स्ट, हाँ, तो अभी मैंग्रोव पॉन्ड कल्चर तो है, उसके साथ हम पेन कल्चर जो है, तो पेन कल्चर के बारे में बात करेंगे क्योंकि मैंग्रोव एरिया में पेन कल्चर ही पॉसिबल है।
क्योंकि मैंग्रोव के एरिया में तालाब तो नहीं बना सकते, क्योंकि मैंग्रोव कट नहीं कर सकते। तो उसको प्रोटेक्ट करके अगर कल्चर करना है तो हम पेन कल्चर यूज़ कर दें। तो पेन कल्चर के लिए हम मैंग्रोव का जो एरिया है उसका मैपिंग करके उसको नेट से कवर करते हैं, और उसके बाद उसमें हम स्टॉकिंग करते हैं। स्ट्रक्चर ऐसे ही दिखता है वो, जो नेट लगाने के बाद होता है पूरा। नेक्स्ट। हाँ, तो मैपिंग करने के बाद हम मैंग्रोव के बाजू से ट्रेंच खोदते हैं, जिस जहाँ पे हमको नेट लगाना है। वो 2 फीट 2 to 2.5 फीट का ट्रेंच हम खोदते हैं उसके अंदर, क्योंकि मर जाने की वजह से क्योंकि वो भी हमको लो टाइड के टाइम ही खोदना पड़ता है, क्योंकि हाई टाइड के टाइम फिर से मिट्टी अंदर चली जाती है। तो जितना काम कर सकते हैं वो लो टाइड के टाइम पे हमको 2 फीट 2.5 फीट तक डिग करके ये ट्रेंच में नेट लगाने के लिए ट्रेंच खोद सकते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट। तो ये जो ट्रेंच खोदने के बाद उसको बाम्बू के सपोर्ट से हम गार्डन फेंसिंग नेट जो है वो लगाते हैं। गार्डन फेंसिंग नेट हर एक 1 मीटर के अंदर के अंदर हम बाम्बू का पोल लगाते हैं, उसको केबल टाई या रोप से पैक बांध के इसको पैकिंग के लिए और सपोर्ट के लिए थोड़ा सैंड और सैंड सीमेंट और ग्रेवल्स का यूज करके हम ट्रेंच में भरते हैं, और बाकी मड के साथ पैक कर देते हैं। और क्रैब को बाहर नहीं जाने चाहिए, इसलिए नेट के ऊपर ये सिल्पोलिन शीट लगाते हैं, जो मतलब क्रॉल करके बाहर नहीं जाना चाहिए इसलिए। नेक्स्ट। ये यूएनडीपी प्रोजेक्ट में मैंने आपको बोला जो क्रैब रेट हमने स्टॉक किए थे, उसमें हमको सर्वाइवल रेट बहुत कम होता था, 30 to 40% मिलता था। उसमें हम पेन में एक छोटा नर्सरी बना देते थे, उसमें हम 3 महीने के लिए रेयर करके फिर उसको बाहर स्टॉक कर देते थे। और वो जो पेन है उसके अंदर ही हमको नर्सरी पेन में ही हमको सर्वाइवल बहुत कम मिलता था। तो इसलिए अभी हमने जो कल्चर स्टार्ट किया है उसमें हम जुवेनाइल यूज करते हैं, और जुवेनाइल को उस पेन में स्टॉक करते हैं। अभी ये क्रैबलेट्स है वो उस टाइम हम 200 टू 2500 तक स्टॉकिंग करते थे, और जुवेनाइल जो है वो 1000 टू 1200 तक स्टॉक करते हैं। इसमें भी सैम्पलिंग इम्पोर्टेंट है, क्योंकि साइज वेरिएशन रहेगा तो कैनाबोलिज्म होगा। तो इसमें सैम्पलिंग करना जरूरी है, जो छोटा मोटा साइज है उसको ग्रेड करके अलग रख सकते हैं, तो सबसे बढ़िया काम रहता है। और सैम्पलिंग के हिसाब से उसके कैराफेज विड्थ के हिसाब से उसका फीड कैलकुलेट होता है। तो सैम्पलिंग के टाइम हम कैराफेज विड्थ और मतलब उसका जो कवच है उसका लेंथ और उसका वेट, ये दो चीज़ें कैलकुलेट और मेजर करते हैं। जो स्टॉकिंग हम करते हैं उसके हम 1 to 3% तक सैंपल्स लेते हैं और एक्यूरेट सैम्पलिंग रिपोर्ट आने के लिए। नेक्स्ट। नेक्स्ट सर। हाँ, तो ये थोड़ा पीछे लास्ट स्लाइड पे ले। हाँ, कैरापेज विड्थ जो है उस कैरापेज लेंथ जो है उसके हिसाब से हम उसका फीड कैलकुलेट करते हैं। अगर 6 सेंटीमीटर के नीचे वाला कैरापेज विड्थ रहेगा तो 8% बॉडी वेट के हिसाब से हम फीड कैलकुलेट करते हैं। 6 to 15 तक रहेगा तो 6% बॉडी वेट के हिसाब से, और 15 के अबव रहेगा तो 4% के हिसाब से फीड कैलकुलेट करते हैं। यहाँ भी हम फीडिंग 2 टाइम करते हैं, अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग को 40% और 60%। नॉक्टर्नल फीडिंग होने की वजह से तो 60% रात को हम थोड़ा ज़्यादा फीडिंग करते हैं उसको। और फीडिंग जो है वो ऑब्जर्वेशन पे इम्पोर्टेंट है। अगर आपका फीड खत्म नहीं हो रहा है तो मतलब आपको कम ज़्यादा करना है, वो प्रैक्टिकल चीज़ है, वो आपको आप साइट पे ही डिसाइड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट। नेक्स्ट। हाँ, अभी तो क्रैब के लिए पैलेट फीड या आर्टिफिशियल फीड, फॉर्मुलेटेड फीड ऐसे कुछ अभी तक तो अपने पास नहीं है भारत में। मतलब ट्रायल्स चल रहे हैं पर अभी तक उतना रिजल्ट नहीं है। तो हम इसके लिए ट्रैश फिश या जो कम लागत वाला मछली मिलता है उसको यूज करते हैं। तो ये मछली भी है वो क्रैब जो है उसमें से सिर्फ फ्लेश खाता है, बाकी का सब वेस्ट हो जाता है। वो आपका तालाब या पेन जो रहेगा वो उसको खराब कर देता है। तो आपको उसको क्लीन करके अच्छे से साफ करके सिर्फ फ्लेश वाला भाग जो है वो उसको ही कट करके आप डीप फ्रीजर में या इंसुलेटेड बॉक्स में स्टॉक कर सकते हैं। तो आपको स्पेस भी उतना ज़्यादा मिलता है, और आपको स्टॉक करने के लिए भी, क्योंकि मछली का रेट भी फ्लक्चुएट हो रहता है, कम से कभी कभी 15 रुपये से मिलता है, कभी 40 रुपये से भी मिलता है। तो आपको वो स्टॉक करके रखेंगे तो आपको कल्चर के लिए आसान हो जाएगा, आपका कॉस्ट कम हो जाएगा फीड का, क्योंकि फीड का कॉस्ट ही जो 60% कॉस्ट अपना फीड का ही है। तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट।
हार्वेस्टिंग के लिए पेन कल्चर में तो हम हैंड पिकिंग मेथड ही यूज़ करते हैं, क्योंकि वो आसान रहता है, और क्योंकि क्रैब कलेक्शन के टाइम डैमेज नहीं होना चाहिए, डैमेज हो जाएगा तो उसका रेट कम हो जाता है। तो हैंड पिकिंग में उसको पकड़ के बांध के रखने के लिए आसान हो जाए, इसलिए हैंड पिकिंग मेथड हम यूज़ करते हैं। पॉन्ड में हम रिंग नेट भी यूज़ कर सकते हैं, और ये दो 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 इसके हिसाब से हम हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद वो रिंग नेट के साथ रोप के साथ भी बांध के उसको पकड़ सकते हैं हम। तो ये 3 मेथड है कि जो हार्वेस्टिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। अभी क्रैब हार्वेस्टिंग, नेक्स्ट स्लाइड। क्रैब हार्वेस्टिंग के लिए एक्चुअल मार्केट जो है वो 500 ग्राम के ऊपर के क्रैब के लिए है। 500 ग्राम से 600 ग्राम तक या 700 ग्राम तक रहेगा तो उसको 500 टू 600 रुपीज़ पर केजी रेट है। 700 के ऊपर रहेगा तो 700 के ऊपर गया तो 750 या 800 तक रेट है, और 1 kg अब रहेगा तो उसको 1000 रुपीज़ तक रेट मिलता है। एक्सपोर्ट मार्केट पे भी बहुत डिमांड, एक्सपोर्ट मार्केट पे भी बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सपोर्ट अगर कम रहेगा तो रेट थोड़ा कम होता है। अ, उसके बाद इसमें और एक मार्केटिंग के टाइम प्रॉब्लम आता है कि अगर उसका जो चिलेट लेग्स है वो अगर डैमेज रहेगा और एक छोटा बड़ा चिलेट लेग रहेगा तो उसका रेट कम हो जाता है। मतलब अगर बड़ा साइज वाला क्रैब रहेगा तो उसको नेक्स्ट ग्रेड में छोटा ग्रेड में लेके आते हैं और उसका रेट कम कर देते हैं। उसके बाद वाटर क्रैब भी रहता है, जो सॉफ्ट क्रैब रहता है, उसमें मतलब मोल्डिंग होने के बाद हार्ड होने तक उसका फ्लैश पूरा भरा नहीं होता, तो वो वैसे भी वाटर क्रैब को भी एक ग्रेड कम कर देते हैं, तो उसको वाटर क्रैप को फैटनिंग कर सकते हैं। उसको अलग से बास्केट में रख के उसको फीडिंग करके 1 महीना भर फीडिंग करके आप उसको हार्ड करके फिर सेल आउट कर सकते हैं, तो आपका मतलब वो जो नुकसान है वो भर के निकल सकता है। नेक्स्ट, ये मार्केटेबल साइज 1 kg अब वो रहेगा तो उसको बहुत डिमांड है। पर एक्सपोर्ट के लिए तो मोस्टली 750 ग्राम के अबो साइज वाला ही क्रैप जाता है। 750 बिलो वाला है वो डोमेस्टिक मार्केट में जाता है, वो भी डिमांड है पर वो डोमेस्टिक मार्केट में जाता है अभी। नेक्स्ट, ये एक एक्टिविटी हो गया। दूसरा एक्टिविटी हमारे यहाँ पे हम करते हैं वो केज कल्चर है। केज कल्चर में हम सीबास और पल्स पॉट ये दोनों वैरायटी का कल्चर करते हैं। इसका भी सेम इशू है, इसमें सीड का इशू है। सीड अभी वाइल्ड कलेक्शन में सीबास का और पल्स पॉट का सीड मिलता है, पर हैचरी सीड प्रोडक्शन के लिए सिर्फ 2 ही हैचरीज अपने भारत में है। एक है वो तुड़वाई जो आरजीसीए का मैंने बोला, वहाँ पे एक हैचरी सीबा का आरजीसीए का है, और सीबा का हैचरी है वो चेन्नई में है। तो चेन्नई में है तो उधर से ही सीड प्रोडक्शन होता है, तो इधर भी हमको नर्सरी रेयरिंग करना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू नर्सरी रेयरिंग भी कर रहे हैं सीबास और पल्सपॉट का। नेक्स्ट, तो यहाँ पे 7 से 10 लोगों का सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम 10,000 नंबर्स ऑफ पल्सपॉट और सीबास का सीड देके नर्सरी रेयरिंग कर रहे हैं। सीड का साइज जो है स्टॉकिंग का वो 5 सेंटीमीटर है, और 5 सेंटीमीटर साइज का स्टॉक करते हैं हम। जो आर्टिफिशियल फीड विन किया हुआ है सीड है वो आरजीसी और सीबा से हम सीड लेते हैं, सीबास का। और उसका 3 मंथ्स का रेयरिंग है, वो 3 मंथ्स में हम उसको 5 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर तक रेयर करते हैं। और 30 to 40 ग्राम साइज का सीबास जो हम केज में स्टॉक करते हैं। पल्स पॉट का सीड जो है हम केरला से लेते हैं, केरला में फार्मा से वो सीड प्रोडक्शन करते हैं। वो 2.5 सेंटीमीटर का सीड हम वो भी हम 3 महीने के लिए रेयर करके 15 to 20 ग्राम साइज का सीड हम केज में स्टॉक करते हैं। सीबस का हापा का स्टॉकिंग डेंसिटी है वो 700 पर हापा हम स्टॉक करते हैं, और पल्सपॉट 1000 नंबर्स पर हापा स्टॉक करते हैं। वो हापा जो है भी दो नेट यूज करते हैं हम उसमें। स्टार्टिंग में 8 mm का नेट यूज करते हैं, बाद में 12 mm का नेट यूज करते हैं। और साइज हापा का 3 मीटर बाय 3 मीटर बाय 1 मीटर का रहता है। वो बाम्बू सपोर्ट के जिससे जो छोटे तालाब है जो 2005 के पहले बने हुए हैं उस तालाब में हम उसका नर्सरी रेयरिंग करते हैं। नेक्स्ट, ये फिर केज कल्चर जो है वो हम डायरेक्ट खाड़ी क्रीक में करते हैं, जो नदी का खारा पानी जो रहता है ब्रैकिश वाटर एरिया क्रीक का, तो उसमें हम उसका कल्चर करते हैं। वो जीआई पाइप का स्ट्रक्चर रहता है, 4 मीटर बाय 4 मीटर का स्ट्रक्चर रहता है। उसको फ्लोटिंग के लिए हम जो वेस्ट वाले बैरल्स रहते हैं 50 लीटर्स के, तो उसको हम यूज करते हैं फ्लोटिंग स्ट्रक्चर के लिए। उसको रोप से बांध के क्रीक में एंकरिंग करके नेट लगा के उसको कल्चर करते हैं। नेक्स्ट, 2 मीटर बाय 2 मीटर का स्ट्रक्चर रहता है, उसको हम यूज करते हैं फ्लोटिंग स्ट्रक्चर के लिए। उसको रोप से बांध के क्रीक में एंकरिंग करके नेट लगा के उसको कल्चर करते हैं। नेक्स्ट, 2 मीटर बाय 2 मीटर का स्ट्रक्चर रहता है, उसको हम यूज करते हैं फ्लोटिंग स्ट्रक्चर के लिए। उसको रोप से बांध के क्रीक में एंकरिंग करके नेट लगा के उसको कल्चर करते हैं। नेक्स्ट,
ऐसे फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स रेडी होते हैं जब बैरल्स बांध के। नेक्स्ट, केज नेट हम यूज करते हैं, वो 3 प्रकार का नेट है, मतलब ग्रो आउट का दो नेट आता है और एक आउटर नेट आता है। नेक्स्ट, ये 3 टाइप का नेट हम यूज करते हैं। वो पहले जो हम स्टॉकिंग करते हैं वो 20 to 150 ग्राम के हिसाब से नेट को यूज करते हैं हम। तो 12 to 20 का नेट यूज करते हैं। तो उसका नेट का साइज 4 मीटर बाय 2 मीटर का रहता है। वो पहले 2 से 3 महीने तक हम वो नेट यूज करते हैं। उसके बाद 25 to 30 का नेट हम यूज करते हैं 4 to 7 मंथ के लिए। नेक्स्ट हार्वेस्टिंग होने तक हम वही नेट यूज करते हैं। तो उसका 150 to 1 kg तक फिश जाता है। तो उसके लिए हम 25 to 30 का नेट यूज करते हैं। और एक आउटर नेट रहता है प्रोटेक्शन के लिए, जो खाड़ी के अंदर लकड़ी या पत्ते हो, ये इसको उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, नेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, या अगर दो आउट का नेट कट हो गया तो फिश को बाहर नहीं जाने के लिए प्रोटेक्शन नेट हम 40 का यूज करते हैं। वो 5 मीटर बाय 2.5 मीटर का नेट रहता है। नेक्स्ट, सीवास का स्टॉकिंग भी हम 30 to 40 ग्राम साइज का करते हैं। क्योंकि इसमें भी ये भी कैनाबोलिस्टिक नेचर होने की वजह से एक दूसरे को खाता है। ये 30 to 40 ग्राम के बाद उसका ग्रोथ है वो मतलब उसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं रहता है, तो कैनाबोलिज्म थोड़ा कम हो जाता है। तो उसके पहले वाला जो स्टॉकिंग रहता है उसमें कैनाबोलिज्म बहुत होता है। और इसलिए हमको स्टॉकिंग केज में स्टॉकिंग करने के लिए 30 to 40 ग्राम साइज बेटर है। क्योंकि हमारा कल्चर पीरियड क्विक में हम जब करते हैं तो बारिश की वजह से हमारा कल्चर पीरियड ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 महीने का ही मिलता है हमको। तो जो बारिश के टाइम हमारा वेस्ट जाता है, तो हम नर्सरी करके वो सीड अगर स्टॉक करेंगे उधर, तो अपने को 1 साल का पूरा कल्चर मिलेगा। तो क्योंकि ये सीबास का मार्केट जो है वो 1 kg अबोव के लिए बहुत अच्छा मार्केट है, तो इसलिए हमको स्टॉकिंग डेंसिटी है, स्टॉकिंग जो साइज जो है वो ज्यादा बड़ा छोड़ सकते हैं उतना अच्छा रहता है। उसमें कैनाबोलिज्म भी कम होता है और ग्रोथ भी हमको फास्ट मिल जाता है। तो ये 30-40 ग्राम साइज हम लास्ट ईयर से हमने ये स्टार्ट किया 30-40 ग्राम स्टॉक करना, और लास्ट ईयर हमारा रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया था। उससे पहले हम सीड जो है वो आंध्र प्रदेश से लेते थे। वो सीड का साइज 10 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर टू 11 सेंटीमीटर रहता था। वो एक्चुअल आर्टिफिशियल फीड पे नहीं रेयर करते थे, वो ट्रैश फिश पे रेयर करके सीड हमको देते थे। तो वो थोड़ा आर्टिफिशियल फीड को कन्वर्ट करने के लिए हमको भी बहुत प्रॉब्लम आता था, और उसमें सर्वाइवल बहुत कम हो जाता था। तो ये जो सीड है हम अभी नर्सरी रेयरिंग करके 30-40 ग्राम आर्टिफिशियल फीड विन किया हुआ सीड ही केज में स्टॉक कर दे। नेक्स्ट, ये सीबास का फीडिंग भी है। वो स्टार्टिंग में 50 to 200 ग्राम के लिए 6% to 5% करते हैं पहले 3 महीने के लिए। उसके बाद 4 to 3% पाँच अगले 5 महीने के लिए कर दे, और वो 400 ग्राम तक होने के लिए। और उसके बाद 400 to 700 ग्राम तक हम 2% से या 1% से फीडिंग करते हैं हार्वेस्टिंग तक। ये फीड कैलकुलेशन भी हर महीने में एक बार ग्रेडिंग हम करते हैं, क्योंकि वो कैनाबोलिस्टिक नेचर ग्रोथ भी अगर वेरिएशन ज्यादा नहीं रहा तो भी कभी कभी कोई भी फिश छोटा रह जाता है तो उसको ग्रेडिंग करना जरूरी रहता है। तो 1 महीने के बाद हम ग्रेडिंग करते हैं। तो ग्रेडिंग में हम छोटा फिश जो रहता है वो अलग निकालते हैं, उस हिसाब से फीड फीड कैलकुलेट करते हैं, जो बॉडी वेट रहेगा उस फिश का उसके हिसाब से बायोमास निकाल के हम उसका फीड कैलकुलेट करके उनको फीडिंग करते हैं। सीबास में भी 2 टाइम फीडिंग होता है, और मॉर्निंग और शाम को होता है फीडिंग। 50-50% हम फीडिंग करते हैं उसको। साइज के हिसाब से फीड का साइज भी बदलता है। पहले शुरुआत में हम 3 का फीड यूज करते हैं, बाद में मिडिल फेज में हम 6 का फीड यूज करते हैं, और आखिर में हम 10 का फीड यूज करते हैं। सीबास का फीड का आर्टिफिशियल फीड का कॉस्ट बहुत महंगा है, नियर अबाउट 120 रुपीज पर केजी के हिसाब से अभी फीड मिल रहा है। तो इसमें आपको ओपन क्रीक में जब आप करते हैं तो आपको फीड मॉनिटरिंग इम्पोर्टेंट है बहुत, क्योंकि अगर फीड आपका बाहर जा रहा है तो आपको कंट्रोल करना जरूरी है। तो मतलब 60% कॉस्ट आपका फीड का ही है, तो आपको वो कंट्रोल करना जरूरी है। तो आपको मतलब प्रॉफिट जो मिलेगा उसमें से ये खर्चा है वो कम हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, ये सीवा से अभी पल्स पॉट नेक्स्ट है। पल्स पॉट जो है वो भी हम केज में स्टॉक करते हैं। वो 15 ग्राम साइज का पल्स पॉट हम स्टॉक करते हैं। एक बात है, ये सीबास का स्टॉकिंग हम पर केज में 500 नंबर्स करते हैं।
तो उसका रिजल्ट हमको अच्छा मिला है। पहले हम 1000 करते थे, अभी हम थोड़ा कम करके 500 किया है। तो उसमें सर्वाइवल भी अच्छा मिल रहा है और रेट भी और साइज भी अच्छा हो रहा है हमारा। अभी पल्सपॉट का जो कल्चर है, वो पल्सपॉट के कल्चर में हम वो पर केज हम 1800 टू 2000 तक स्टॉकिंग करते हैं फिश को, और 15 ग्राम साइज का स्टॉक करते हैं। उसका भी कल्चर पीरियड 7 to 8 मंथ का ही है। तो वो 7 to 8 मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा 100 to 125 ग्राम 150 ग्राम तक जाता है। उसको रेट 300 to 350 रुपीज़ पर केजी मिलता है। और उसका स्टॉकिंग डेंसिटी ज़्यादा रख सकते हैं, तो उसके लिए हम उसका मतलब जो ये जो है इकोनॉमिक्स से वो मैच कर सकते हैं। तो पल्सपॉट का पल्सपॉट के लिए भी बहुत अच्छा मार्केट है गोवा में। तो बारिश के टाइम में नियर अबाउट 350 रुपीज़ तक हमको रेट उसको मिल जाता है। नेक्स्ट चैलेंजेस जो है मड क्रैब, सीबास, एशियन सीबास और पल्सपॉट के, वो सीड का मेन इशू है। अवेलेबल अभी तो ऑल ओवर इंडिया में 2 ही हैचरीज है। कभी उन हैचरीज में प्रॉब्लम आ जाता है तो सीड का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो हैचरीज अपने पास होने ज़रूरी है ये एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। साइट नर्सरी साइट्स और प्री ग्रोथ रेयरिंग, ये दोनों चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ओपन एरियाज को, मैंग्रोव एरियाज को अगर टारगेट करना है तो आपको प्री ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है क्रैप के लिए, और सीबास के लिए भी प्री ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो कल्चर पीरियड है क्रीक में हम करते हैं तब बहुत कम मिल रहा है। तो हम वो ज़्यादा करने के लिए मतलब ग्रोथ अच्छा मिलने के लिए हमको नर्सरी और प्री ग्रोथ करना बहुत ज़रूरी है। और इन्वायरमेंटल चीजें तो मतलब है उसमें, तो अभी साइक्लोन, लास्ट टाइम साइक्लोन आया था तो मतलब थोड़ा नुकसान होता है, पर ये तो अपने पास तो कंट्रोल नहीं कर सकते उसको। पर ये सीबा सीड का जो ये है उसको हम कंट्रोल कर सकते। फीड भी हमको, अगर फीड भी 120 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से मिलता है। अगर फीड भी हम फार्म बेस और नहीं तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्रीज और बढ़ सकती है, क्योंकि 2-3 कंपनी है जो सीवास का फीड प्रोड्यूस करती है। तो और कंपनीज जो अगर इंटरेस्ट ले सकती है तो ये फीड का भी इशू सॉर्ट आउट हो सकता है इसके अंदर। नेक्स्ट अभी और एक एक्टिविटी जो है वो बायोल कल्चर है, और उसमें ऑयस्टर और मसल कल्चर, ये दो वैरायटीज हम करते हैं। ऑयस्टर में कैसिस्ट्रिया मद्रासिensis का कल्चर हम करते हैं। इसमें राफ्ट कल्चर हम यूज करके सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम राफ्ट कल्चर देते हैं। उसमें जो पहले यूज किए हुए मतलब फ्लेश निकाला हुआ जो शेल्स रहते हैं, जो बाहर फेंक देते हैं लोग, या वो लाइन बनाने के लिए यूज करते हैं, तो वो शेल्स है उसको हम रोप से फिर से टाई करके क्रिक में जब स्पॉनिंग सीजन रहता है ऑयस्टर का, तब हम उसको वो राफ्ट को लगाते हैं। नेक्स्ट है एक्चुअली ये वाइल्ड कलेक्शन ऑयस्टर का क्रिक में जाके लेडीज जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनके लोगों को करना पड़ता था, इसलिए एक्चुअली ये राफ्ट कल्चर का कंसेप्ट हमने यहाँ इस एरिया में शुरू किया था। नेक्स्ट हाँ, ऐसे ही जो ऑयस्टर शेल्स है उसको हम रोप से टाई करके यूज करते हैं। जो वेस्ट होता है वो फेंक देते हैं, या चूना के लिए वो चूना बनाने के लिए बहुत कम रेट से बेच देते हैं, तो उसको हम रीयूज करते हैं इस प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट हाँ, तो ये बाम्बू फिक्स राफ्ट है, और फ्लोटिंग राफ्ट, ये दोनों भी कंसेप्ट हम अभी यहाँ पे ऑयस्टर कल्चर के लिए यूज करते हैं। क्योंकि फिक्स राफ्ट के लिए कैसे लेडीज ग्रुप को अंदर जा नहीं सकते, तो उनको मॉनिटरिंग करने के लिए प्रॉब्लम होता है, तो फ्लोटिंग राफ्ट रहता है तो लेडीज ग्रुप भी इजीली मॉनिटरिंग कर सकते हैं, तो इसलिए हम फ्लोटिंग राफ्ट यूज करते हैं। और फिक्स राफ्ट का लाइफ भी थोड़ा कम रहता है, 1 या 2 साल ही आता है ये सब मटेरियल। तो फिक्स फ्लोटिंग राफ्ट में हम एक प्रोजेक्ट जो है 10 साल तक उसका लाइफ बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हाँ, तो स्पॉनिंग सीजन के टाइम ये रोप्स लगाने के बाद जो स्पैट्स रहता है ऑयस्टर का वो नेचुरली उसको अटैच हो जाता है, और अटैच होने के बाद नेक्स्ट 6 मंथ में उसका ग्रोथ होता है। ये फिल्टर फीडर होने की वजह से पानी के अंदर जो फाइटोप्लैंक्टन्स है उसके ऊपर वो ग्रो होते हैं, तो उनको फीडिंग करने की जरूरत नहीं होती है। इस एक्टिविटी में सिर्फ 15 दिन के बाद सैम्पलिंग करना पड़ता है, ग्रोथ कितना हुआ है वो देखना पड़ता है। अगर बीच वाले रोप्स है उसका ग्रोथ थोड़ा कम रहेगा तो उसको थोड़ा बाहर के साइड लेके आके लगाना पड़ता है, मतलब ग्रोथ उनका भी फास्ट हो जाए। तो ये सब चीज़ें वो मॉनिटरिंग करनी पड़ती है उसके अंदर। नेक्स्ट ऑयस्टर जो है वो 6 to 7 मंथ के बाद हम हार्वेस्ट करते हैं, और उसको पर डजन के हिसाब से बेचेंगे तो उसको 150 to
टू 120 टू 150 रुपीज़ तक रेट मिलता है, और पर केजी के हिसाब से अगर फ्लैश बेचने के लिए तो उसको 300 टू 500 रुपीज़ तक पर केजी का रेट मिलता है। उसका जो स्मॉल साइज के ऑयस्टर भी उसमें लगते हैं, 2 वैराइटीज रहती है, कुकुलेटस और मद्रासी। तो कुकुलेटस का जो स्मॉल फ्लैश वाला जो ऑयस्टर है उसको हम प्रॉन्स भी सॉरी ऑयस्टर पिकल के लिए यूज करते हैं, और सेल्फ हेल्प ग्रुप इसमें हमने उनको वैल्यू एडिशन का ट्रेनिंग देके पिकल बनाने का भी ट्रेनिंग दिया, तो वो लोग उससे पिकल भी बनाते हैं। नेक्स्ट, ये ऑयस्टर हार्वेस्टिंग है जो हमारे यहाँ के ग्रुप ने उसका किया हुआ है। नेक्स्ट, उसके बाद मसल कल्चर है, ग्रीन मसल जो है परना वेरिडिस, उसका कल्चर हम यहाँ पे राफ्ट कल्चर नहीं करते, फ्लोटिंग राफ्ट नहीं करते। तो ये जो सीड है वो हमको केरला से मिलता है, जो वाइल्ड कलेक्शन से कलेक्ट करते हैं वो लोग। उसका नेक्स्ट साइड, हाँ, जो ये वाइल्ड कलेक्शन सीड करते हैं वहाँ के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो सीड जो है उसका रोप्स बनाते हैं, कॉयर रोप के ऊपर वो अपना बैंडेज, अपना जो नेट रहता है सॉफ्ट वाला नेट, उसको पैक करके उसको सिलाते हैं और उसको अगले 30 दिन के लिए लगा के रखते हैं। तो वो जो सीड है वो कॉयर रोप को अटैच हो जाता है, उसके जो बाइसिस थ्रेड रहते हैं उससे वो अटैच हो जाता है, और अटैच होने के बाद जो ऊपर का नेट है वो निकाल के फिर वो रोप को सेल आउट करते हैं। वो रोप नियर अबाउट 300 टू 350 रुपीज पर रोप के हिसाब से। हेलो, आई थिंक नेटवर्क डिस्टरबेंस है, 1-2 मिनट के लिए रुक जाते हैं। प्लीज अनम्यूट कर दो केदार सर। हेलो। हेलो। हाँ, यस यस हाँ नाउ। हाँ, लाइट गया था। ओके हाँ, ओके। तो ये अटैच होने के बाद ये जो रोप्स है ना वो केरला से हम यहाँ पे लेके आके राफ्ट को लगाते हैं। ये जो रोप्स है उन्होंने कॉयर रोप से अटैच करके बनाते हैं ये लोग वहाँ पे। नेक्स्ट स्लाइड। हेलो। नेक्स्ट। हेलो। हाँ, हम जो रोप्स लाते हैं हम तो उसमें चैलेंजेस रहते हैं कि सीड जो अवेलेबिलिटी है वो केरला में 2 या 3 स्पॉट ही है, वहाँ पे ही सीड उतने ज़्यादा क्वांटिटी में लेके आने का मतलब वहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है, तो रेट का फ्लक्चुएशन भी रहता है। कभी वो 300 400 500 रुपीज सब सेल होते हैं, और उतना क्वांटिटी भी नहीं था। अभी लास्ट टाइम जो कियार वादळ या तो तूफान जो आया था उस टाइम सैलिनिटी की वजह से वहाँ पे सीड ही नहीं मिला था, तो 1 साल हमारा पूरा प्रोजेक्ट वो क्लोज ही था। तो सीड का थोड़ा इश्यूज है इधर, हैचरीज के भी प्लान किया है मसल के, तो अगर वो स्टार्ट हो जाएगा तो वो सीड का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकता है। और मसल का स्टॉकिंग का सैलिनिटी भी है वो 15 पीपीटी की सैलिनिटी, 15 पीपीटी बिलो सैलिनिटी रहेगा तो स्टॉकिंग नहीं कर पाते, तो ऐसे साइड सिलेक्शन भी करना जरूरी है। ट्रांसपोर्टेशन का केरला से वो सीड यहाँ तक कम से कम 70% तक ही सर्वाइवल मिलता है, 30% मोर्टेलिटी हो जाती है। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी मसल का इश्यूज है, तो अगर हैचरीज रहेगा तो हम मसल कल्चर और ज़्यादा क्वांटिटी में यूनिट चालू कर सकते हैं। नेक्स्ट। एक्टिविटी जो है हमारे जो मरीन ऑर्नामेंटल फिश कल्चर का एक्टिविटी है, जो हम मैंग्रोव एरिया के पास में जो लोग रहते हैं उनके पास शेड के अंदर ये प्रोजेक्ट हम करते हैं। वहाँ पे हम एफआरपी टैंक्स उनको देते हैं, और एफआरपी टैंक्स में क्लाउन फिश का रेयरिंग वो लोग करते हैं। उसमें हम 4 वैरायटीज अभी हम कर रहे हैं, परक्यूला,
पर्क्यूला है, उसके बाद ऑसिलरिस है, टोमेटो क्लाउन है, और टोमेटो क्लाउन और डिजाइनर क्लाउन, एक हाइब्रिड क्लाउन उन्होंने डेवलप किया है। तो वो 4 वैरायटीज हम अभी इस यूनिट के अंदर कर रहे हैं। ये भी इसका कंसेप्ट भी ऐसे है कि जो सीड अभी जो मार्केट में मरीन ऑर्नामेंटल फिश आते हैं, वो वाइल्ड कलेक्शन किया जाता है कोरल रीफ के अंदर, साइनाइड्स यूज करके और पॉइजन्स यूज करके उसको कलेक्ट करके फिर उसको मार्केट में सेल आउट किया जाता है। तो ये मार्केट बहुत बड़ा है, उधर से जो मछली आता है वो, और उसका साइज रहता है वो बहुत बड़े में, वो 250 या 300 रुपीज पर पीस के हिसाब से मार्केट में सेल आउट करते हैं। तो अभी हम भी हैचरी अभी अरोली में, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, अरोली में हमने हैचरी सेटअप किया है मैंग्रोव फाउंडेशन के थ्रू। हेलो हेलो, हाँ, मैंग्रोव फाउंडेशन के थ्रू अरोली में हमने एनबीएफजीआर के हैचरी सेटअप किया है। तो वहाँ से हमको अभी ये सीड मिलना शुरू हो गया है। तो अभी मार्केट को थोड़ा सा डेवलप करने की जरूरत है, क्योंकि वाइल्ड कलेक्शन का सीड जो है उसका साइज बहुत बड़ा आता है, और हमारा रेयरिंग पीरियड है वो भी 6 मंथ का रेयरिंग पीरियड है। तो वो चीज़ों को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने की जरूरत है, और फिर मार्केटिंग के लिए भी बहुत फायदा हो सकता है उससे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ऐसे सेटअप रहता है एफआरबी टैंक्स का, जिसमें हम रिसर्कुलेशन सिस्टम लगाते हैं, जो पानी है वो सर्कुलेट करके, क्योंकि मरीन सैलिनिटी और पैरामीटर्स को मेंटेन करने के लिए सिम से कल्चर कर दे। नेक्स्ट। और 2-3 वैरायटीज है, डैमसेल है, तो डैमसेल का भी हम ब्रीडिंग करना शुरू कर रहे हैं अभी यहाँ पे। तो मतलब वो सीड भी आएगा तो हमारा थोड़ा प्रोडक्शन के लिए भी उनको थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि क्लाउन फिश एक ही वैरायटी अभी हम इसमें कर रहे हैं, उसके वैरायटी हम 3-4 वैरायटी कर रहे हैं इसके प्रोजेक्ट के अंदर। नेक्स्ट। कल्चर पीरियड भी है वो 6 मंथ है एक्चुअली। 1 इंच का क्लाउन फिश का ग्रोथ के लिए कम से कम 1 ईयर लगता है। तो ये 2 इंच, अभी हमको जो साइज आता है वो 2 सेंटीमीटर साइज आता है। तो 2 इंच साइज मार्केट की जो रिक्वायरमेंट है वो 2 इंच साइज की है। तो 2 इंच साइज होने के हमको कम से कम 6 महीने के लिए कल्चर रेयर करना पड़ता है। तो अभी मतलब ये मार्केटेबल साइज होने तक थोड़ा टाइम लगता है उसको। तो ये साइज, नेक्स्ट साइज। नेक्स्ट। हेलो। ओके। तो ये एक्टिविटीज हमारे यहाँ पे अभी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगर आपका कुछ सवाल रहेंगे तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही यूनिक और दिलचस्प सेशन रहा। बहुत सारे नए नए कल्चर्स जिनके बारे में बहुत सारे लोग अवेयर नहीं रहेंगे, तो उनको वो भी आज देखने के लिए मिला। और आपने लगभग सभी कवर किया है। फिर भी किसी को कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स में शर्मा जी, राकेश शर्मा जी पूछ रहे हैं, एरोली में आपका कहाँ है? ऐरोली में जो मुलुंड हाईवे है ना, वहाँ पे ही ये है अपना, क्या, फ्लेमिंगो सेंचुरी जो है वहाँ पे ही उधर एचडी सेटअप है अपना क्लाउन फिश का। ओके सर। और कोई सवाल पूछना चाहता है? ओके, तो जैसा कि अभी हमारे पास सीमित समय है, मुझे इस सत्र को अंत की ओर लाना होगा। तो जाने से पहले हमारे अतिथि केदार पालव सर को उनके मूल्यवान ज्ञान को साझा करने और हमारे लिए अपना कीमती समय देने के लिए मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगी। और आज के सत्र में शामिल होने के लिए सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद। सत्र को सुविधाजनक बनाने के लिए अपने टीम के सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहूंगी। और अब अंत में मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने कैमरा को ऑन करें ताकि हम आपके फोटो ले सके। सभी अपना कैमरा ऑन करें।
सुबोध सर प्लीज एक फोटो ले लीजिए सभी की। और जल जीविका के बारे में अधिक जानने के लिए फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर हमें देखें और इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल पर मत्स्य पालन पर आधारित मुफ्त सामग्री के बहुत सारे वीडियो है, वो भी देखें। इस वीडियो को भी आप फिर से देख सकते हैं यूट्यूब पे। और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे और हम एक्वाटॉक के और एक दिलचस्प एपिसोड के साथ आपको फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।